हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनियाज कॉमर्स स्टेशन। इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म के थोड़े से डिफरेंसेस देखे जाएंगे। पिछले वीडियो में भी हैव सीन कि ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म क्या होता है, तो उस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म के डिफरेंसेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स अंडरटेकिंग सम एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या इसमें बताया गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है एंड इट इज अंडरटेकिंग सम एक्टिविटी। फर्म में बताया गया है इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स अंडरटेकिंग सम बिजनेस। तो इंडिविजुअल एंड बिजनेस, देखिए ये एनसर्कल्ड है। फर्म में आपका जो एक्टिविटी कर रहा है, फर्म का अगर बताना है तो उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन भी करेगा तो उसे फर्म बोला जा सकता है। एंड बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि उसमें हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन्स होना चाहिए, मोर देन वन पर्सन होंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन है। पर फर्म में क्या है, फर्म में सिंगल पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स अंडरटेकिंग सम बिजनेस। तो पहले तो जो एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे वो डिफरेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म में। इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, फर्म में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। एंड सेकेंडली एक्टिविटी का डिफरेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। सम एक्टिविटी का मतलब कि किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी, इधर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, वेल्थ वाली या नॉन वेल्थ नहीं क्रिएट करने वाली, मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों में से कुछ हो सकती है। बट फर्म में देयर विल बी बिजनेस का मतलब फर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा बताया गया है कि उनका पर्पस होता है वेल्थ क्रिएट करना, प्रॉफिट्स अर्न करना, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन का है, इट कैन बी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। सेम वही चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल हो सकती है, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट मेकिंग, और इट कैन बी नॉन कमर्शियल मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग विच वॉज मेड फॉर सोशल सर्विस एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। बट फर्म में क्या, इट इज़ ऑलवेज कमर्शियल। फर्म आपका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक में, आपको दो ऑर्गेनाइजेशन बताई जाए एंड एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, सोशल वेलफेयर कर रही है, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है वो आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग है, तो प्रॉफिट मेकिंग वाले का ये तो श्योर है कि वो फर्म है, ठीक है। बट जो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो फर्म हो ही नहीं सकती है। तो प्रॉफिट फर्म का सिंपल सा ये है कि भाई ये कमर्शियल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक होगा एंड देन बिजनेस प्रॉफिट सर्विस से रिलेटेड। बट ऑर्गेनाइजेशन में सोशल वेलफेयर वाला एलिमेंट प्रेजेंट होता है। देन इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो ऑर्गेनाइजेशन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका ग्रुप होता है पूरा, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप एंड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये नॉन कमर्शियल हो गई आपकी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ही बोली जाएगी, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बात की बात है, बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्म में बिरला ब्रदर्स हो गया आपके, ये बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े नामी लोग होते हैं, ठीक है, ये पार्टनरशिप है आई थिंक बिरला ब्रदर्स। सो एंड गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। तो ये सब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर अंडरटेकिंग सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। ये भी ग्रुप है पीपल का, उस ग्रुप में देयर विल बी अ हेड, देयर विल बी सीईओ, देयर आर डायरेक्टर्स, देयर आर मैनेजर्स, ठीक है, सब होते हैं। बट क्या होता है, ये भी आपका फर्म ही बोला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म के ये एकदम बेसिक डिफरेंसेस थे, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म बहुत मिलते जुलते हैं। फर्क इतना है, फर्म में आपको यह याद रखना है कि फर्म हमेशा आपका बिजनेस के लिए होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही अंडरटेक करेगा, ठीक है। देन इस टॉपिक के बाद आपकी बुक में क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो वो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसके बारे में दिया गया। बट एक इंडस्ट्री जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो नई टाइप की है, मतलब आपके लिए नया वर्ड है, वो ये है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री जो होती है, ये क्या है आपको ये जानना ज़रूरी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो एक तो ये है कि आपने दो गुड्स के बारे में पढ़ा था,
एक आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं एंड आपके दूसरे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, जो हमें क्या होता है कि हम लोग उसे तुरंत खरीद के वी कैन तुरंत उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर जाते हैं ब्रेड बिस्किट्स ले रहे हैं, आप उसको तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री होती है ये, एंड फास्ट मूविंग होती है। फास्ट मूविंग से क्या मतलब, अब जैसे आपने एग्जांपल ले लिया एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, सोप, ठीक है। तो सोप क्या है, सोप की कई वेराइटीज़ हैं, खूब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, हर इंसान को सोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड सोप मतलब एकदम कॉमन प्रोडक्ट है, शैम्पू कॉमन प्रोडक्ट है, टी कॉमन प्रोडक्ट, शुगर कॉमन प्रोडक्ट, एकदम कॉमन प्रोडक्ट है, और फास्ट मूविंग है, इनकी इंडस्ट्रियाँ चली जाती हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। तो एफएमसीजी है, एफएमसीजी जो आपकी होती है, इसमें सिंपल ये बताया गया कि ये बताया गया कि जितने भी फर्म्स, देखिए इंडस्ट्री के बारे में जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी उसमें ये बताया गया था, पहली तो एक आपकी डेफिनेशन टर्म्स के बेसिस पे थी कि इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ इन्वॉल्व करती, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो ये थी कि इंडस्ट्री का ये मतलब भी होता है, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर इंडस्ट्री, तो ये चीज़ फिर से बताई जा रही है। अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में जितने भी फर्म्स क्या मतलब, अभी फर्म्स बड़ा बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्म्स है, एक आपका ये यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में, जहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शुगर के फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। फर्म आपका फैक्ट्री भी फर्म ही होता है, ठीक है। तो शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं, तो क्या होगा कि ये शुगर फर्म है, ये शुगर फर्म, ये शुगर फर्म, बट ये सब पूरा मिल के शुगर इंडस्ट्री बनाएंगे। इसे हम शुगर इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, बट इन सबको कलेक्टिवली जब लिया जाएगा, लाइक कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़े, तो कलेक्टिवली वी कॉल इट शुगर इंडस्ट्री। ऐसे ही एफएमसीजी इंडस्ट्री में होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है। अगर एफएमसीजी होगा तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बट एफएमसीजी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जितने भी फर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर एफएमसीजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एफएमसीजी मतलब पर्टिकुलर गुड का, एफएमसीजी हमने ले लिया मान लीजिए सोप, और ये सारे जो यूनिट्स हैं यहाँ सोप का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी सोप प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जितने भी सोप के प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सारे फर्म्स हैं, एंड उन्हें कलेक्टिवली हम कहेंगे कि सोप इंडस्ट्री है। इंडिया की एफएमसीजी गुड सोप की जो इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री, वो आपकी एफएमसीजी इंडस्ट्री। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री की जितने भी फर्म्स होते हैं विच आर अंडरटेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, आर कलेक्टिवली नोन एज एफएमसीजी इंडस्ट्री, ठीक है। जो एफएमसीजी आपकी होती है कि आपके 4 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो 4 टाइप में फूड इंडस्ट्री, देन बेवरेज इंडस्ट्री, देन पर्सनल हेल्थ केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, and then home care products industry. ठीक है, एफएमसीजी 4 टाइप की, फूड, बेवरेज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट और होम केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में आपका वही सब आ जाता है, बिस्किट्स के आगे लिखवा देते हैं, बिस्किट्स, ब्रेड, जैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बेवरेज इंडस्ट्री में, बेवरेज में आपका टी, कॉफ़ी, जूस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में, पर्सनल केयर में क्या है, सोप, शैम्पू, बॉडी लोशंस, जेल्स, ये आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। देन होम केयर प्रोडक्ट्स में आपका क्लीनर्स हो गए, फ्लोर क्लीनर्स हो गए, रूम फ्रेशनर्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके होम केयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये जितने भी गुड्स हैं, बिस्किट, ब्रेड, जैम, टी, कॉफ़ी, जूस, क्लीनर, रूम फ्रेशनर, ये सब आप देखिए सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन गुड्स है, ठीक है, सबको लगभग ज़रूरत पड़ती है। तो यही गुड्स जो आपके एफएमसीजी इंडस्ट्री, एफएमसीजी कॉमन टर्म है जो इन सारे टाइप के गुड्स के लिए यूज़ होता है। जितने भी गुड्स एफएमसीजी के वो इन्हीं 4 कैटेगरी के अंदर में आएंगे, ठीक है। एफएमसीजी के बारे में भी देख लिया, बाकी कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिया है बुक में अलग से, उससे यू कैन रीड इट, बिकॉज उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है समझने के लिए, एंड आई डोंट थिंक इट्स टू इम्पॉर्टेंट।
FMCG हो गया। FMCG के पिछले वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा पढ़ा था एक्स्ट्रा। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का इस वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा जाएगा। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हैं, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस का क्लासिफिकेशन है, उसका भी फिर क्लासिफिकेशन होता है। कैसे होता है? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दो होती है, कमर्शियल एंड देन नॉन कमर्शियल। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर क्लासिफाई करा गया। कैसे? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फर्दर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करा गया है वो भी दो बेसिस पर क्लासिफाई करा गया है। लाइक हमने इंडस्ट्री में देखा था, तो इंडस्ट्री में साइज और स्केल के बेसिस, साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे क्लासिफाई था। फिर टाइप ऑफ गुड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइप से क्लासिफिकेशन था। तो ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इनको क्लासिफाई करने के दो बेसिस हैं। पहला बेसिस ये है कि इनका जो क्लासिफिकेशन होगा वो इनके ऑब्जेक्टिव्स पर बेस करेगा, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करा गया है। एंड सेकेंड इसका होता है इनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है। ओनरशिप स्ट्रक्चर नया वर्ड है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का तो मतलब पता है, एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, गोल क्या है। अल्टीमेट एम तो हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि दे हैव टू क्रिएट प्रॉफिट, उन्हें वेल्थ इनकम क्रिएट करनी है। बट जो ऑब्जेक्टिव इनका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, ठीक है। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, ठीक है। कैसे? ये आपकी प्रॉफिट मेकिंग एंड सेकेंड आपकी होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। दो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट होता है बट ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि दे आर मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। इनका जो एक्टिविटी होता है उससे वेल्थ क्रिएट होती है, प्रॉफिट्स क्रिएट होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज ही होती हैं इसमें, ठीक है। तो जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन देयर आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का सिंपल यही मतलब है कि इन्हें प्रॉफिट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट्स नहीं बनाने हैं। अब बोला जाएगा कि प्रॉफिट नहीं बनाने तो ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, ठीक है। तो इसका ना थोड़ा इसका ट्रेंड अलग चलता है। ट्रेंड अलग है इसका। क्या चलता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी इसका ये गोल होगा कि इसे प्रॉफिट क्रिएट करना है, प्रॉफिट ऐसे बनाना है। तो इनका काम जब शुरू होगा, इनका स्टार्टिंग से एम रहेगा कि दे हैव टू क्रिएट प्रॉफिट, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस शुरू होते ही सबसे पहला एम इनके दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि प्रॉफिट्स बनाने हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना नहीं है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्गेनाइजेशंस का गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, बट इनकी एक्टिविटीज में इन्हें कहीं ना कहीं से प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव मतलब गोल नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट बनाना है, बट उनको प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो इन्हें जो वो प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उन्हें हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सरप्लस। तो एक्चुअली में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस बनाती हैं। जब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम स्टार्ट करती हैं तो उनके माइंड में पहली ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहती है कि इन्हें प्रॉफिट्स बनाने हैं, ठीक है। इन्हें प्रॉफिट्स बनाने का कोई माइंड में नहीं रहता है, बट इनको ये है कि हाँ, इफ दे विल डू दिस एक्टिविटी देन इन द कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें कहीं ना कहीं से प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं? सरप्लस। कि मान लीजिए अभी इन डिटेल में पढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों में प्रॉफिट्स बनते हैं, बट फर्क ये है कि प्रॉफिट मेकिंग वाले का स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव होता है कि दे हैव टू क्रिएट प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट के लिए ही काम करना है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि इन्हें प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, बट इन्हें प्रॉफिट मिल जाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो गई।
तो प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल, बिकॉज यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है इसमें क्या होता है। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर क्लासीफाई करा गया है, ठीक है। किस किस टाइप की नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बताते, बहुत सिंपल है, 8 टाइप्स में है आई थिंक। पहली जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये होती है कॉमनवेल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल WEAL ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनका ऑब्जेक्टिव, देखो इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि प्रॉफिट बनाना है, बट इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो इसमें से पता चलेगा, ठीक है। इनका ये मेन एक्टिविटी जो करते हैं, इनकी एक्टिविटी ये होती है कि उन्हें सोसाइटी का अच्छा करना है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है। कॉमनवेल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। मतलब इनका सिंपल सा एम है कि भाई हमें पीपल की हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, जो उनके मेंबर्स हैं, मेंबर्स जिनके होते हैं उनके लिए काम करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो ये कॉमनवेल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपने क्या देखा, इनका मोटिव नहीं है कि इन्हें जो है प्रॉफिट्स करने हैं, बट मान लीजिए ये जैसे इसमें बुक में क्या आपके एग्जाम्पल है, जिसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया कॉमनवेल का, वो पुलिस सर्विस, ठीक है, बुक में आपके दिया गया पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस क्या है, पुलिस सर्विस जो करते हैं उनका एम ये नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, उनका ये होता है कि हाँ हमें जो है लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है, पुलिस सर्विस का ये काम होता है। अब इसमें उन्हें सैलरी मिलती है, ठीक है, तो इनकम तो मिल रही है उनको, बट उनका मोटिव नहीं होता है कि दे हैव टू गेट दैट इनकम। अगर उनसे बोला जाएगा काम बनेगा, देन वो ये नहीं बोलेंगे कि पहले गिव मी मनी एंड देन आई विल डू द वर्क, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपके पुलिस सर्विस है, फायर सर्विस है, आग लग जाती है, ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें फायर बुझानी है, उसके बाद दे विल सी कि हाँ क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, मनी से रिलेटेड बात उनकी बाद में होती है। तो इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है कि उन्हें सोसाइटी का वेलफेयर करना है, कॉमनवेल हो गई। दूसरी आपकी आती है म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन। म्यूनिसिपैलिटी तो सुना ही होगा। तो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा है कि दे हैव टू प्रोवाइड वाटर, दे हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी सर्विसेज उन्हें लोगों को प्रोवाइड करनी। तो इनका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ अगर मान लीजिए कहीं किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, देन क्या होता है उनके जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ सब अच्छे से रहे, सबको उनकी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का फ़र्क है, केवल काम जो इनका हो रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही डिफर कर रहा है, तभी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बट इस एक्टिविटी में भी उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा होता है, ठीक है, पर वो फ़ायदा छोटा हो सकता है क्योंकि जनरली इनमें छोटा फ़ायदा मिलता है, बहुत लार्ज अमाउंट का नहीं मिलता कि करोड़ में आपको प्रॉफिट मिले जैसे बिजनेस में होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग में चला गया क्योंकि उनका तो ऑब्जेक्टिव उनको करोड़ में प्रॉफिट करना है, जो बड़े बिजनेस होते हैं। बट जो छोटे होते हैं उसमें क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट, तो उनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या, उनका प्रॉफिट, इनका सरप्लस का मतलब होता है कि जितना उन्होंने खर्चा किया और उसके बदले उन्हें जितना मिला वो ज़्यादा होता है, खर्चे के मुकाबले उन्हें जो मिल रहा है वो ज़्यादा होता है, उन्होंने जो स्पेंड किया उसके बदले जो उन्हें इनकम मिल रही है वो ज़्यादा होती है, तो इसको सरप्लस बोलते हैं। इससे टर्म डिफर कर दिया गया, प्रॉफिट टर्म आपका रिलेटेड है कि हाँ भाई उनका एम है प्रॉफिट करना, पर सरप्लस ये है कि काम करते करते थोड़ा फ़ायदा हो गया। म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल के बाद आती है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे एंड देन वहाँ पे आपको डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे। तो पहला अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रहा है सो दे विल, उनका ये कि हाँ भाई दे हैव टू ट्रीट हिम, ठीक है, एंड देन उसके बाद वो अपने इनकम का सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव का फ़र्क है और कुछ नहीं। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इनका ये कि हाँ देखो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स के लिए भी काम करती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं उनके लिए काम करती है एंड देन सोसाइटी का भी भला हो जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इनका ये होता है कि जो उनके उस ग्रुप में, उस पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाए,
ठीक है। एंड देन वो जैसे क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनमें भी सरप्लस हो जाता है। अभी गवर्नमेंट अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट करने लगेगी तो फिर लोगों का क्या होगा, है ना। तो उनका एम है कि हाँ दे हैव टू क्रिएट लाइक दे हैव टू डेवलप द इंडस्ट्री इकोनॉमी, देन उनको क्या करना, उनको स्कूल्स बनाने हैं, उनको हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, ठीक है, वो उनका काम है। इसमें उन्हें कहीं ना कहीं से सरप्लस हो जाता है, ये समझना आपको। कॉमनवेल्थ, म्यूनिसिपल, हेल्थ, पॉलिटिकल, देन आपकी आती है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनका भी यही सेम है कि भाई उनका एम तो होता है कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे क्या हुआ, आपसे इतना इतना तो नहीं ले लगता है फीस कि हाँ भाई हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है उनका, ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि उनका एम है एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उसमें उन्हें सरप्लस मिल जाता है जिससे वो अपनी उस फैसिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब बच्चे लाइक आप फीस अपनी पे करते हो तो सबकी फीस के बाद में भी उनका जो एक्सपेंडिचर हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पे, टीचर्स की सैलरी पे, प्रिंसिपल का जो एक्सपेंडिचर गया है सैलरी पे, सबकी जो वहाँ वर्कर्स उनकी सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उस सब की सैलरी पे, तो उसके बाद क्या होता है उन सबके एक्सपेंसेस पे, उसके बाद मे भी उनके पास एक्स्ट्रा मनी बच गया तो वो उसको फिर से उसी एजुकेशनल बिल्डिंग में उसी में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये होता है। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी ये काम है। देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है भाई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के अपने अपने रिलीजन्स होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, एंड उसके लिए वो टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वाराज, चर्च सब जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये जो है ये आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे जिनको अपनी रिलीजियस सेटिस्फैक्शन के लिए जिन्हें जाना चाहिए होता है उनको इसी में अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें जनरली टेम्पल्स में होता है, टेम्पल्स, मस्जिद सब आप देख लीजिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। रिलीजियस के बाद आपका आता है चैरिटी के लिए होती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे फ्लड आ गई कहीं पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई तो एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये चैरिटीज़ जो होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन तब काम करती हैं। व्हाट दे डू कि वो उस साइट पे जाती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है, जहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड आ गया, कुछ भी इतनी तरह से वो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, वहाँ पे दे गो एंड दे प्रोवाइड फूड टू द पीपल, दे हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द हाउसेज, ठीक है, ऐसे करके वो हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में ये आपने देखा कि इनका ऑब्जेक्टिव अलग ही होता है। प्रॉफिट कभी इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कॉमनवेल्थ का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, म्यूनिसिपल का ऑर्गेनाइजेशन है फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सबको, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हाँ ट्रीट करने पेशेंट्स को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अपने मेंबर्स जो हैं उनके लिए अच्छा हो जाए, पॉलिटिकल का, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एजुकेशन प्लेस लोग एजुकेशन मिल जाए स्टूडेंट्स को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लोगों के जो रिलीजियस एफिलिएशंस है वो सारे पूरे हो जाए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कोई डिजास्टर पड़ जाए या कहीं पे ज़रूरत पड़े सो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट टू हेल्प देम। इन एक्टिविटीज़ में इनको क्या होता है, कई बार इनको फ़ायदा हो जाता है मनी से रिलेटेड, इनका जो एक्सपेंस लग रहा है, एक्सपेंडिचर तो लगेगा, उसमें इन्हें फ़ायदा हो जाता है, तो उस फायदे को हम सरप्लस कहते हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में सरप्लस बनाया जाता है, तो इनके लिए हमेशा सरप्लस टर्म यूज होगा, और इनको अगर लॉस होता है तो उसके लिए हम लॉस नहीं यूज करते टर्म, उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं डेफिसिट, DEFICIT। जैसे प्रॉफिट मेकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ऐसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग में सरप्लस एंड डेफिसिट होता है। डेफिसिट मतलब लॉस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये दो होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग, उसको आपने देख लिया। हम ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करनी है। ओनरशिप स्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक है वैसे आपके बुक का, सॉरी इन दिस चैप्टर, बुक तो बहुत अच्छी है। सो हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देख लिया है।
अब यहाँ पे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर्स है। ओनरशिप स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कौन ओन कर रहा है, ठीक है, कौन ओन कर रहा है, कौन उसका ओनर है, कौन उसका हेड है, कौन उसका कंट्रोलर है उस ऑर्गेनाइजेशन का। उस बेसिस पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को के 3 जो है क्लासिफिकेशंस करे गए हैं। होता क्या है, वो जो 3 टाइप के ओनर है, अब 3 ऑर्गेनाइजेशंस अगर हैं 3 टाइप की, तो इसका मतलब है कि जो ओनर है वो भी 3 टाइप के होंगे। तो क्या क्या ओनर्स, पहले तो ओनर्स जो आपके होते हैं वो होता है प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, जनरल पब्लिक। अब प्राइवेट और जनरल पब्लिक में फ़र्क क्या है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइवेट का मतलब है जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन है ये आपके प्राइवेट में है। गवर्नमेंट में आपकी कंट्री की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट, एंड जनरल पब्लिक में हम सब कॉमन लोग, ठीक है, हम सब कॉमन लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी बिजनेस हमारी कंट्री में होता रहता है उसमें क्या है, आपने शेयर्स वर्ड सुना होगा, शेयर्स नहीं सुना है तो शेयर्स का क्या मतलब होता है ना, कि शेयर्स एक तरीके का ये होता है कि अगर लोग कहते हैं कि मैंने शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के या उस कंपनी के, तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा उस कंपनी में लगा दिया है, कुछ पैसा उस कंपनी को दे दिया है कि हाँ अब आप अपना काम कर लो, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, इसी को इन्वेस्ट करना कहते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, उसका किसी ने शेयर लेके उन्होंने कहा मैंने शेयर उधर लिए हैं, मतलब कि मैंने उधर कम पैसा लगा दिया है, ठीक है। तो जब कंपनी में लोग पैसा लगा देते हैं तो वो उसके ओनर बन जाते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल्ड है, अभी जनरली बस इतना समझिए कि उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा देते हैं, एंड देन वो क्या होते हैं, ओनर बन जाते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो ओनर बन सकते हैं, या तो प्राइवेट बिजनेसमैन जो होते हैं, या तो गवर्नमेंट भी पैसा लगा सकती है, या हम जैसे जनरल पब्लिक भी शेयर्स खरीद के पैसे लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, ठीक है। तो होता क्या है, 3 टाइप के हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब देखिए ये सारे टर्म्स नए हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं आपके, ठीक है। सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब ये जो आपका है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर है। इसके अंदर जो एंटरप्राइजेज है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स आते हैं, ऐसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये एंटरप्राइजेस आ रही हैं जिन्हें हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये आपका सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर है। इसमें क्या है, ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए आपकी बिल्डिंग बनी है, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो प्राइवेट, जो ओन कर रहा है वो प्राइवेट बिजनेसमैन है, मान लीजिए टाटा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टाटा की है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ओनर आपके अंबानी है, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके ओनर आपके बिरलाज है, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपके जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ये आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज है, ये आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज है, ये आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज है। और इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जब हम ग्रुप करेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस। समझ गए, प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब ये जो जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं उनको ग्रुपिंग में हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। अब प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब है कि जो भी एंटरप्राइज होगी जिसका ओनर एक प्राइवेट बिजनेसमैन होगा, मतलब वो एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन होना चाहिए, वो बिजनेस करता होगा तभी उसे हम प्राइवेट बिजनेसमैन बोलेंगे, ठीक है। तो उसका अगर हेड एक प्राइवेट बिजनेसमैन है तो वो एंटरप्राइज जो है प्राइवेट एंटरप्राइज होगी, ठीक है। एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर वही सारी एंटरप्राइजेस को ग्रुप करके ले लिया जाता है, ठीक है।
तो ये आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज है। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, अब क्या है, सारी एंटरप्राइजेस प्राइवेट एंटरप्राइजेज ही होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको बना दिया गया है इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा इनमें प्रेजेंट होती हैं, इनके फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स है वो, ठीक है, देखते हैं। पहला फीचर आपका है प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनका प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है। उनको जो ओन करता है, जो कंट्रोल करता है, वो प्राइवेट बिजनेसमैन होता है, ठीक है। उनकी सारा काम प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं और कोई भी बाहर का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब है कि उनके ओनर जो भाई प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, कोई और बाहर का इंटरफेयर नहीं कर सकता कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल के बाद दूसरा इनका है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। जो आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं उनका मेन प्रॉफिट मोटिव होता है, बिजनेस प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। बात कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की हो ही रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव इनका है। फिर क्या होता है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है नो स्टेट पार्टिसिपेशन। एक बात याद रखिएगा कि स्टेट वर्ड का क्या मतलब है। स्टेट पार्टिसिपेशन, स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। जब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट ओनर्स है, तो स्टेट मतलब यहाँ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं घुस सकती है कुछ बोलने के लिए, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है। प्राइवेट ओनर है, वो अपना देखेंगे, ठीक है। तो इनमें नो स्टेट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होता स्टेट का। उसके बाद एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट फंड्स, प्राइवेट फाइनेंस। फाइनेंस मतलब अब हमने क्या बताया था कि लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती है उसमें ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन वाली नहीं है, ये पैसा लगाते हैं केवल। तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज आपके ये जैसे टाटा की एंटरप्राइज है, तो इसमें पैसा टाटा ने लगाया है, जो टाटा रतन टाटा जी उन्होंने लगाया है। ये बिरला के, तो यहाँ पैसा उन्होंने लगाया है। वो जो भी फंड लगा रहे, जो भी पैसा लगा रहे हैं अपनी बिजनेस में, वो खुद ही लगाते हैं। जो प्राइवेट ओनर होता है खुद ही लगाता है, तो इनका प्राइवेट फाइनेंस होता है। जितने मेंबर्स, मान लीजिए कई सारे मेंबर्स भी अगर प्राइवेट बिजनेस में मिल के कर रहे हैं, देन वो भी अपना खुद का पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ना मेन जो इस बुक में बात करेंगे वो इन्हीं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे। इसमें जैसे बताया गया कि इसमें आपके प्राइवेट ओनर्स होते हैं, तो इनको वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ही आगे क्लासिफाई करके पढ़ाया जाएगा। जॉइंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के लिए अभी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया है। प्राइवेट फाइनेंस हो गया, फंड्स भी ये लोग खुद ही लगाते हैं अपना, और कुछ नहीं है। देन आपका इसमें आती है क्या है, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, प्राइवेट फाइनेंस, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, ओनरशिप मतलब ओन करना, सेम वर्ड लग रहा है, सेम नहीं है। ओनर एक होता है, मैनेजर वो ओनर खुद भी हो सकता है या वो किसी और को रख भी सकता है। प्राइवेट वाले में भी यही होता है, जो बिजनेस है उसकी साइज देख के, मान लीजिए छोटी साइज है तो जो उसको ओन कर रहा है भाई मैनेज का काम भी कर लेगा। बड़ी है, अगर बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, ओनर एक ही है और एंटरप्राइज की ब्रांचेस कई कई जगह पर खुली हुई हैं, तो हर जगह कोई ना कोई मैनेज करने के लिए चाहिए, तो वो दूसरे मैनेजर्स को रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट इसलिए कि इनकी मैनेजमेंट में कोई भी ये बाहरी लोग, गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट वाले में यही होता है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका ओनर ये प्राइवेट बिजनेसमैन होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, प्रॉफिट मोटिव, स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, प्राइवेट फाइनेंस लगाते हैं एंड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ये आपका प्राइवेट सेक्टर का था। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में वो सारी, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन, ये जितनी भी ये सारी कमर्शियल बोली जाएंगी, बट कमर्शियल में कौन सी, कमर्शियल में प्राइवेट है कि पब्लिक है कि जॉइंट है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को गया। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ जो वर्ड पब्लिक है, ये पब्लिक आपका जुड़ा हुआ है इस टर्म से, गवर्नमेंट,
जनरल पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है, अब इसका भी एक तो सेक्टर बना देते हैं सेक्टर। इसका सेक्टर चलो वो अलग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हटाते हैं। प्राइवेट सेक्टर आ गया होगा समझ में। तो ये हमने वो प्राइवेट सेक्टर जो था उसके अंदर का बनाया था, उसके अंदर क्या चल रहा है। पब्लिक सेक्टर ड्रॉ कर देखिए, पब्लिक सेक्टर है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लेट्स ड्रॉ जिगजैग लाइंस, कर्व 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 कर्व। ये आपका पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। ये आपका पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसके अंदर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो एंटरप्राइज है इसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट। इनका ओनर कौन है, गवर्नमेंट। इनका ओनर कौन है, गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट ओनर है, गवर्नमेंट ओनर का मतलब है या तो गवर्नमेंट ओन करेगी, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर होगी, या तो स्टेट की गवर्नमेंट ओनर होगी, या फिर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये मतलब है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये जो हमारी एंटरप्राइज है कि इंडियन रेलवेज की है। इंडियन रेलवेज इतनी बड़ी रेलवेज पूरे इंडिया में फैली, तो इंडियन रेलवेज क्या है, इंडियन रेलवेज को कौन हेड करेगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकी मान लीजिए हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। अब मान लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका है दूसरा आपका मान लीजिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, फूड कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की फूड कॉरपोरेशन है, कौन ओन करेगा, म्यूनिसिपल वाले दिल्ली के कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की, गवर्नमेंट दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी दिल्ली की वो उसको जो है ओन करेगी, ठीक है। ये होता है आपका। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर एंटरप्राइजेस हैं, उसके ओनर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर उनकी कोई ब्रांच हो सकती है, कोई एजेंसी उनकी हो सकती है गवर्नमेंट की, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चलो लिखते हैं। लेट्स रब दिस वन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज स्टेट ओनरशिप। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अभी पता है स्टेट ओनरशिप होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन करेगी। स्टेट का मतलब ये स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब पहले ही बताया था गवर्नमेंट होती है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, कॉमर्स में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है। स्टेट ओनरशिप का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई उसकी एजेंसी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ भी हो सकता है स्टेट से रिलेटेड, स्टेट ओनरशिप होती है। देन स्टेट ओनरशिप के बाद आपका आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए इसको पिछले वाले से रिलेट करके देखते हैं। पब्लिक सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर में पहला था प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। उसमें प्राइवेट ओनरशिप थी, प्राइवेट वाले कंट्रोल करते थे। बट इसमें पब्लिक सेक्टर में क्या है, स्टेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है, गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। प्राइवेट वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगर ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है तो वही उसको ओन करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है पूरा। फिर थर्ड इसका आता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। थर्ड चलो सर्विस मोटिव, मोटिव पे भी तो होना चाहिए। प्राइवेट का क्या था, प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट का होता है सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट सर्विस के लिए बनी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो लोगों की सोसाइटी के भला करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो इनका मेन जो मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, सिंस दे आर बीन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इनका मोटिव होता है कि इन्हें सोशल सर्विस करनी है, जो जनता है उनके वेलफेयर के लिए काम करनी है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। सो सर्विस मोटिव इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन लास्ट टर्म ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है,
अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं आपकी, जिनका गवर्नमेंट ओन करती है एंड इनका सर्विस मोटिव होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, इन्हें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इनकी फीचर। ये जो जनरल पब्लिक है हमारी इंडिया की जो जनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जनता के लिए कुछ गलत करेंगी देन वी कैन क्वेश्चन देम। क्यों? बिकॉज जो वो फंड्स यूज़ कर रहे हैं, जो वो पैसा यूज़ कर रहे हैं, एट द एंड अगर देखा जाए कहाँ से आ रहे हैं, वो जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो जनरल पब्लिक टैक्सेस पे कर रही है उसी से जो उनके पास मनी आ रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग इट इन दीज रेलवेज, इन दीज फूड कॉरपोरेशन, यहीं पर तो हमारे टैक्स आ रहे हैं। सो इफ़ यहाँ पे कोई गलती होगी, रेलवेज में कोई गलती होगी, देन द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। एंड देन दे हैव टू आंसर कि वो गलती क्यों हो रही है। अगर रेलवे खराब है, ट्रैक्स खराब है, देन पीपल क्वेश्चन देम, जनरली यही तो हो रहा है। फूड कॉर्पोरेशन है, मान लो फूड में कुछ है, दिक्कत हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है किसी लोगों को, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट, कर सकते हैं, दे कैन फाइल केस। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें पब्लिक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको जवाब देना है उनको, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको वो कहाँ से, वो थोड़ा ना पब्लिक का पैसा ला रहे हैं। उनके में एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनके प्राइवेट फाइनेंस होता है, वो जितना पैसा लगाते हैं वो जो ओनर होते हैं वो खुद ही लगाते हैं, उनका खुद का कमाई का होता है। बट इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं जनरली उसी से पैसा आ जाता है, तो वो लग रहा है तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा लग रहा है, सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल अगर वो कुछ गलती करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्लियर है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बाद लेट्स कम टू जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसलिए वैसे गवर्नमेंट वाले को पब्लिक सेक्टर बोला गया था, क्योंकि जो मनी आ रहा है एंड वो सब पब्लिक का ही है। अब विल कम टू जॉइंट सेक्टर, सो लेट्स रिमूव इट ऑल्सो, मत स्पेस ले ली इसमें। ओके, सो विल कम टू जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेम वही सेक्टर बनेगा एक इसमें, ठीक है। जॉइंट सेक्टर, ये जो सेक्टर आपका है इसमें ये तीनों ओनर होते हैं, ठीक है। ये जो सेक्टर है आपका, इसके अंदर जो एंटरप्राइजेस बनी हुई है उन हर एंटरप्राइज में ये तीनों ओनर होंगे। कौन कौन? प्राइवेट बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी, एंड जनरल पब्लिक भी। ओनर होने का मतलब यही बताया था कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर लेकर पैसे लगा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू आर बिकमिंग एन ओनर, ऐसा होता है। पैसा आप लगा रहे होगा तो आप वहाँ के ओनर बन गए हो। तो प्राइवेट जो ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, इनका जो ओनर होता है, ये ओन कौन करती हैं? दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, द गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक। ये तीनों इनके ओनर होते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के। ये जॉइंट एंटरप्राइजेज हैं ये, जहाँ पे जॉइंट ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब चल रहा है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग जॉइंट सेक्टर। ये पूरा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस बना हुआ आपका। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं, अब इनके भी एग्जांपल्स हैं जो जॉइंट सेक्टर बने। कैसे, क्या एग्जांपल्स? इनके एग्जांपल लिखिए। कोचिन रिफाइनरीज, देन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, कोचिन रिफाइनरीज, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, प्रज्ञा टूल्स लिमिटेड, ये सब आपके क्या है, ये आपके जॉइंट सेक्टर में आते हैं। मतलब ये जो है कोचिन रिफाइनरीज जो है उनके जो ओनर है वो प्राइवेट बिजनेसमैन भी है, वो गवर्नमेंट भी है एंड पब्लिक भी, मतलब इन तीनों का पैसा इसमें लगा है। तो जॉइंट सेक्टर, जॉइंट एंटरप्राइज है ये। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में यही सब आती हैं। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंबाइंड मैनेजमेंट, कंबाइंड मैनेजमेंट।
कंबाइंड मैनेजमेंट मतलब इनका जो मैनेजमेंट हो रहा है सब करते हैं। इनको मैनेज करने का अभी बताया था कि ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होती है, ओन करता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इनकी जो मैनेजमेंट है होता क्या है जनरली, अब इतनी बड़ी अगर तीन टाइप के तीनों टाइप के ओनर्स प्रेजेंट है, जनरली बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमने बताया था कि लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स रख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि अब इसमें क्या है, इसमें प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप मैनेज करो। गवर्नमेंट भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सकती है, एंड जो जनरल पब्लिक है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एलेक्ट कर सकती है कि हाँ भाई आप मैनेज करो इस एंटरप्राइज को। तो तीनों एक तरीके से उन्होंने अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया है, मतलब उनके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेज का काम वो कर रहे हैं। प्राइवेट बिजनेसमैन के बिहाफ में वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, पब्लिक के बिहाफ में कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो एट दी एंड डायरेक्टली तो मैनेजर वो तीनों हो गए ना, प्राइवेट बिजनेसमैन भी मैनेजर हो गया, गवर्नमेंट भी हो गया एंड पब्लिक भी हो गई। तो आपका जो कंबाइंड मैनेजमेंट होता है, जो तीनों पार्टीज इसके ओनर है, तीनों मैनेज करते हैं। एंड मिक्स्ड ओनरशिप, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तक हम लोगों ने देखा था प्राइवेट ओनरशिप थी इधर, एंड यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप थी। यहाँ पे मिक्स्ड ओनरशिप है। मिक्स्ड क्योंकि तीनों है, ओनर तीनों होते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन भी ओनर है आपका, गवर्नमेंट भी ओनर है एंड देन पब्लिक भी ओनर है, ठीक है। अगर ये तीनों ओन कर सकते हैं एंटरप्राइज को एंड देन ओन कर रहे हैं, तो वो एंटरप्राइज आपकी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज हो गई, जॉइंट सेक्टर की एंटरप्राइज हो गई। मिक्स्ड ओनरशिप, कंबाइंड मैनेजमेंट। अब आपका तीसरा आता है, ये भी नया टर्म है, पिछले में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी था, इसमें आपका है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर का ये मतलब समझ लीजिए, क्या शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो होता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें हम जो मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलनी है अपनी एंड उसमें आपने 75,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, बनाने में, सामान लेने में, उसके रेनोवेशन में आपने इन्वेस्ट कर दिए, लगा दिए, तो आपका कैपिटल हो गया, उससे आपने स्टार्ट करा, ठीक है। अब उसी को आप सेल करोगे, वो करोगे एंड देन आपका काम होगा। तो कैपिटल जो होता है, हर एंटरप्राइज को पैसे की ज़रूरत है, तो जो इनिशियली स्टार्टिंग में मनी इज इन्वॉल्व, जो रिक्वायर होता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल का क्या मतलब है, ये बताया गया था कि हम लोग, अगर कोई बोलेगा कि शेयर लिए हैं मैंने पैसे लगाए हैं, अगर वो कहेगा कि मैंने शेयर लिए उस कंपनी के, तो इसका मतलब है कि उस इंसान ने पैसे लगाए उस कंपनी में। तो शेयर कैपिटल, शेयर का ये मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी एक जॉइंट एंटरप्राइज है, मान लीजिए ये आपकी कोचिन रिफाइनरी है, ठीक है, ये कोचिन रिफाइनरी आपकी, इसमें प्राइवेट भी रहेगा, ओनर बन सकता है, गवर्नमेंट भी ओनर बन सकता है, एंड जनरल पब्लिक जो वो भी ओनर बन सकती है। एंड ओनर बनने का मतलब है कि वो इस पे जो कैपिटल है, जो इसमें मनी इन्वॉल्व है, जो पैसे की यहाँ पे ज़रूरत है, उसमें कुछ कुछ पैसा ये लोग देंगे, है ना। मान लीजिए इनका कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए का है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ जो है इनको कैपिटल की ज़रूरत है। अब इन्होंने क्या करे, इन्होंने 1 लाख के शेयर बना दिए। क्या करा, 1 लाख को उन्होंने डिवाइड करा, मान लो 1 लाख के उन्होंने एक शेयर बना दिए, एक शेयर आपका बना 100 रुपये का, मान लो एक शेयर आपका, एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो कितने शेयर्स इन्होंने बनाए होंगे, 1000 शेयर्स बनाए होंगे, 1000 शेयर्स इनके हो गए होंगे। मान लीजिए इस कंपनी को 1 लाख कैपिटल की, मनी कैपिटल की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब डायरेक्टली किसी के पास जाके 1 लाख रुपीज़ तो लेंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, वो 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं। मान लो उन्होंने सोचा कि भाई हम एक शेयर अपना, ये एक शेयर है, मान लो एक शेयर अपना 100 रुपीज़ का करेंगे, तो 1 लाख उन्हें लेने के लिए वो 100 वाले शेयर कितने में बनाने पड़ेंगे, 1000, 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, 1000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का एक शेयर, 100 रुपीज़ का दूसरा शेयर, 100 रुपीज़ का तीसरा शेयर, ऐसे करके 1000 शेयर्स हो गए उनके पास, ठीक है। अब वो उसको लोगों को सेल करेंगे, जो जो उसको खरीदेगा शेयर को, उसके बदले वो पैसा देगा, ठीक है, अंदर वो मनी इन्वेस्ट होगा उस एंटरप्राइज में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, यही हो रहा है। अब जॉइंट सेक्टर का मतलब है कि ये तीनों खरीद सकते हैं, वो शेयर खरीद सकते हैं, मतलब खरीद के पैसा दे सकते हैं एंड देन उसके ओनर बन सकते हैं। अब अगर इसमें कोई बहुत बड़ा प्राइवेट बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाला है, उसने सारे 100 शेयर्स खरीदे, उसके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात है ही नहीं, 1 लाख रुपीज़ दिया, सारे 100 शेयर्स खरीद लिए, अब तो प्राइवेट ही ओनर बन गया केवल। अब गवर्नमेंट और पब्लिक कहाँ जाएगी, बट जॉइंट ओनरशिप बनानी थी ना,
एंड अब क्या हो गया, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो बहुत पैसा, उसने सारे शेयर खरीद लिए। या फिर पब्लिक जो है, पब्लिक ने क्या करे, पब्लिक वाला कोई बहुत ही अमीर इंसान है, भले बिजनेसमैन नहीं है, नॉर्मल ऐसी जनरल सिटीजन है इंडिया का, एंड उसने खूब सारे शेयर्स खरीद लिए, या फिर 75% शेयर खरीद लिए, मैक्सिमम खरीद लिए, बाकी बचे गवर्नमेंट ने खरीद लिए, प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा। ये केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, लिमिट बना दी गई है कि भाई प्राइवेट और गवर्नमेंट और पब्लिक जो है, ये एक लिमिट तक ही हमारे शेयर्स, जॉइंट सेक्टर के शेयर्स ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो मान लो दूसरे को ऑप्शन नहीं मिला, एंड देन वो कंप्लीट ओनर बन जाएंगे उस एंटरप्राइज के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो शेयर कैपिटल है, इसको इसमें डिवाइड करा गया है। तो इसका जो रेशियो दिया गया है, लेट मी सी इन द बुक, क्या इसमें बनाया गया है, जो इसमें प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, चलो गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट इसमें 26% शेयर्स खरीद सकती है। जैसे ही 26% शेयर्स इसने 1 लाख के खरीद लिए, उसके बाद गवर्नमेंट शेयर्स नहीं ले सकती, खरीद नहीं सकती है, लिमिट लग गई। अब वो और शेयर नहीं खरीद सकती, 26% से कम खरीदे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो 25% ही खरीद सकता है, 25% शेयर्स ही खरीद सकता है। उसके बाद अगर उसने शेयर खरीदे तो उसे नहीं मिलेंगे। पब्लिक जो है वो 49%, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है, उसमें लिमिट बना दी गई है। गवर्नमेंट आपके शेयर कैपिटल में केवल 26% के हिस्सेदार हो सकते हैं। जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो 25% के हो सकते हैं, एंड जो पब्लिक है वो 49% शेयर्स खरीद सकती है, ले सकती है उस जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज के। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की, शेयर कैपिटल। गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड पब्लिक के जो शेयर कैपिटल है वो डिसाइड कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट के 26%, प्राइवेट बिजनेसमैन के 25% एंड जनरल पब्लिक के 49% शेयर्स, ये शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे ये चैप्टर का खत्म हो रहा है, खत्म हो गया पूरी तरीके से एट लास्ट। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज से यहाँ खत्म। तो हमने आज क्या देखा, आज भी सीन की ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म का डिफरेंस क्या होता है। देन उसके बाद वी हैव लर्न अबाउट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री। एफएमसीजी इंडस्ट्री के बाद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने दो बेसिस पर क्लासिफाई करा। फर्स्ट बेसिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस 2 टाइप के होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के बारे में हमने पूरा पढ़ा, एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो थी उसमें भी जो आगे क्लासिफिकेशन थोड़े थे, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में देखा। ये वाला बेसिस खत्म। दूसरा बेसिस जो है जिसमें हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओन कौन कर रहा है उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हुआ है। वो क्लासिफिकेशन है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर का हमने देखा, प्राइवेट सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, पब्लिक सेक्टर का देखा, जॉइंट सेक्टर का देखा। तो 2 नए टर्म्स थे। एक टर्म तो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पब्लिक की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक के लिए, पब्लिक के तरफ, मतलब अगर कुछ गलती करेगी तो पब्लिक हैज द राइट टू क्वेश्चन देम। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमने नया एक वर्ड देखा, शेयर कैपिटल, ठीक है। सिंपल सा है, शेयर लिमिट्स कर दी गई है, ठीक है, कितना शेयर होगा उनका उस कैपिटल में। वो कैपिटल जो 1 लाख रुपए का, उसमें कितना कितना वो लोग ले सकते हैं। तीनों जो पार्टिसिपेंट्स के तीनों जो उसमें शेयर ले रहे हैं, जो ओनर बनना चाह रहे हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, तो उनकी लिमिट कर दी गई है 26%, 25%, 49%। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई इंडस्ट्री, ये जो पूरा जो इंट्रोडक्शन करा गया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये एट द एंड हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पर आ गए ना। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट एंड ये थी। अब इसके आगे क्या करना है हमें, इसके आगे हम इस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये जो आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इनके बारे में पढ़े। हमने ये बताया ना कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कई तरह के एंटरप्राइज हैं,
ठीक है। प्राइवेट सेक्टर आपका ओनरशिप वाला स्ट्रक्चर ही है कि इसमें सारे ओनर जो है आपके प्राइवेट होगा। लेकिन एक बात जो बताई गई थी वो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है, इसका जो प्राइवेट ओनर है या तो वो सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक कंडीशन आ रही है सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कैसे होगा, इस बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो है, प्राइवेट वाली जो एंटरप्राइजेस है उन्हें फिर से क्लासिफाई करा गया है कि ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है कि प्राइवेट ओनर रहेगा, ये प्राइवेट ओनर भी किस किस टाइप में रह सकते हैं। ये किस टाइप में रहेगा, ये आपका रहेगा एक ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 या 2 से ज्यादा ओनरशिप ओनर पार्टनरशिप, उसके आगे कुछ नए वर्ड्स आएंगे, नए टाइप के ओनरशिप आएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आपने देख लिया है। इसी का जो सबसे लास्ट मेन फॉर्म है वो है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसका जब जॉइंट स्टॉक कंपनी पे हम लोग पढ़ लेंगे, देन इस चैप्टर का जो थर्ड कंपनी है वही समझ आने वाला है। उसके पहले समझना मुश्किल पड़ जाएगा, देयरफॉर आई एम लीविंग इट टिल देन दिस चैप्टर इज ओवर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की जो पहली फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें जो ओनर आपका प्राइवेट वाला है वो एक सिंगल पर्सन, वो बिजनेस में एक सिंगल आदमी ओन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन धीरे धीरे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाएगा एंड सबसे कॉम्प्लेक्स कंपनी पर जाएंगे। ठीक है, सो टिल देन यू शुड रिवाइज ऑल दिस फ्रॉम योर बुक बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड देन बाय।